हेलो जेई एंड नीट एस्पिरेंट, मैं राहुल पटेल आपका फिजिक्स टीचर स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, तो बस इसी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू, है ना। हमारे जनवरी अटेम्प्ट में जेई मेन में जितने क्वेश्चन आए थे उन सभी के हर एक चैप्टर के हम लोग आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें आज मैं लेकर आया हूं बच्चों आपका केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये जो वीडियो है ये जेई और नीट दोनों एस्पिरेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। नीट वाले भी बच्चे इसको जरूर देखें, क्योंकि अभी क्या है, जेई मेन के बहुत सारे क्वेश्चन जो है या फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में पूछा जा रहा है, डायरेक्टली, है ना। तो आपको, मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर आप देख के अगर सॉल्व कर लोगे तो आपका लेवल इतना अच्छा हो जाएगा बच्चों कि फिर आप नीट में भी बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग लास्ट तक बने रहोगे। और बच्चों, अगर आपको, है ना, ऐसे जितने भी आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो स्टार्ट है वो है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इससे रिलेटेड है ना। यहां पे अपने को दे रखा है बच्चों एक आपका आइडियल गैस है ना, जो कि which of the following graph represent the variation of mean square velocity, क्या mean square velocity of gas molecule with temperature। सर हमने तो VRMS मींस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ा था, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है। तो बच्चों आपको अगर याद हो VRMS निकालते कैसे थे, हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले सभी वेलोसिटी का स्क्वायर करते थे, फिर उन सभी का मीन लेते थे, है ना, मतलब सम करके उन सभी वेलोसिटी का मीन लेते थे, फिर हम क्या करते थे, रूट लेते थे। तो हम इसको क्या बोलते थे, VRMS। याद कीजिए, जब आपको सर जी ने क्लास में थ्योरी में पढ़ाया होगा तो ऐसे ही बताया होगा, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा था अंडर रूट का 3RT अपॉन में M, ठीक है, याद आ गया। हाँ, बट अपने को यहाँ पे बच्चों बोल रहा है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब कि आप बस क्या करो, स्क्वायर करो वेलोसिटीज का और उनका मीन ले लो, रूट मत लो। तो इसका मतलब ये रूट नहीं लेना है, मतलब स्क्वायर करना है। तो आप बच्चों अगर इसको स्क्वायर कर दो तो दोनों साइड क्या मिल जाएगा आपका, कि VRMS का स्क्वायर, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3RT अपॉन में M। आपको इस का और फिर टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों। तो जिसका जिसका ग्राफ प्लॉट करना होता है हम लोग उसको y और दूसरे वाले को x मान लेते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। किसको x मानना होता है, जो वेरिएबल हो, है ना, और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, को y मानना होता है और इंडिपेंडेंट को x मानना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला ग्राफ कैसा पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। तो अब आप देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट लाइन है, यही है ना। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोला होता, ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का और टेम्परेचर के साथ देखते तो हमारा अंडर रूट वाला बनता, जो कि फिर थर्ड ऑप्शन हो जाता है ना। बट यहाँ पे ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मतलब कि VRMS का स्क्वायर है, ठीक है, याद रहेगा। आप देखो थोड़ा सा ही बस इसने क्या किया है, घुमाया है ना। बट मुझे लगता है कि जिन बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा उनके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ऑप्शन 2 आपका सही है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत डिटेल में बताऊं, बट बच्चों फिर भी उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा थ्योरी को डिस्कस करने जाएंगे तो फिर बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा। बट मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बट बच्चों अगर आपको फिर भी डाउट रह जाएगा किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना, हम आंसर जरूर करेंगे। ओके, चलिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन 50 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे बच्चों यहाँ पे पूछा है
कि जो है CO2 गैस के मॉलिक्यूल का 50 ग्राम गैस मॉलिक्यूल है, उनका जो है काइनेटिक एनर्जी पूछा है एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम लोगों ने बच्चों याद कीजिए पढ़ा था क्या, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि हर एक मॉलिक्यूल के पास उसके हर एक डिग्री के करस्पॉन्डिंग हाफ kT का एनर्जी होता है ना। याद कीजिए, ऐसा पढ़ा था कुछ। ये क्या है, हर एक मॉलिक्यूल के लिए और हर एक डिग्री के करस्पॉन्डिंग। अगर हम मान ले कि हमारे पास जो है, जो मॉलिक्यूल है उसके पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, तो हम क्या करते थे, F से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक, याद हो गया। ये आपका एक मॉलिक्यूल के लिए आ गया F डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अपने को पता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पूछा है, तो मतलब कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, है ना, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हमको पता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक तीनों के लिए ही 3 होता है। तो इसका मतलब आपका आ गया क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 3। फिर हाफ kT, ये क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल का। बट बच्चों यहाँ पे क्या देख रहा है कि 50 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो अभी तो हम मान लेते हैं कि 50 ग्राम में n मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, ये हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हमारा काम क्या रह गया है, n निकालना। तो बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना आपने सीखा होगा मोल कॉन्सेप्ट में, केमिस्ट्री में। याद कीजिए कैसा, कि आप नंबर ऑफ मोल निकालो, इनटू में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा फाइनल आपका, हाफ kT इंटू में ये आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू में एवोगैड्रो नंबर। और बच्चों आपको पता है K इंटू एवोगैड्रो नंबर आपका क्या होता है, R, है ना, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, चलिए मैं वैल्यूज रखते जा रहा हूं, तो मैं K इंटू Na को R लिख दूंगा। ठीक है, और R की वैल्यू 8.3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इंटू में 2, फिर K इंटू R आपका हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 8.3, है ना, 14 होता है, हम एक ही प्लस रख ले रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या 17 डिग्री सेंटीग्रेड लेना होगा या फिर केल्विन में कन्वर्ट करके 219 केल्विन। चलिए, तो क्या आ जाएगा 290 केल्विन, इंटू में Na और ये तो आपका हो गया नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है बच्चों, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, 44। चलिए, आप बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेना, है ना, सिंप्लीफाई करोगे एकदम एग्जैक्ट आपका जो है यही वाला आंसर आएगा, क्या 4102.8। ठीक है, इतना जूल आ जाएगा। चलिए, आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने लोगों का एकदम एग्जैक्टली ये आया है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था बच्चों, आपको ये इक्विपार्टीशन आपने पढ़ा था। ठीक है, आपने बस वहां पे क्या किया, F से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। फिर उसके बाद कितने मॉलिक्यूल के, 50 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल होंगे, तो वहां पे आपने निकाल लिया था। ठीक है, आप चाहो तो K और Na की भी वैल्यू रख के कर सकते हो, बट मैंने K इंटू Na को R लिख लिया है ना, इजी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम भी सेव करना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ 2 गैसेज एट सेम टेम्परेचर। क्या सेम टेम्परेचर पे 2 गैसेज का डेंसिटीज का रेशियो दे रखा है, ρ1 अपॉन ρ2, क्या दे रखा है 4/25। पूछा क्या आपसे, रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी। तो फिर से RMS वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, 3RT अपॉन में m, है ना, टेम्परेचर सेम रखने के लिए बोला है, इसलिए हम टेम्परेचर वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, m आ गया, है ना। m आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे मोलर मास है, मतलब कि हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर मास को एक मॉलिक्यूल का मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली मास का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों डेंसिटी का मास से कैसे रिलेशन है ये बताने की जरूरत है क्या, नहीं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था डेंसिटी क्या होता है अपना, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ρ1 अपॉन ρ2 है, तो इसी तरह आप m1 अपॉन m2 निकालोगे, है ना, क्या आ जाएगा आपका m1 अपॉन m2, क्या आ जाएगा, ये भी आपका 4/5 ही आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 4/25, है ना। तो यहां से आप देखो v1 अपॉन v2 देखो, तो क्या आ जा रहा है, अंडर रूट में
m2 अपॉन में m1, है ना। हाँ, अब ये रेशियो बच्चों आप फिर क्या करो, ये एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, आप Na से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो वो वापस से आपका क्या आ जाएगा, है ना, वापस से वो कट जाएगा। ठीक है, तो आपका रेशियो वाइज तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, हाँ, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको ρ1 अपॉन ρ2 दिया है, बट यहाँ पे आपको क्या चाहिए, m2 अपॉन m1, तो यहाँ पे आप उल्टा कर लोगे, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 25/4 दैट इज 5/2। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, थर्ड। चलिए, याद रहेगा, है ना। कई बच्चों को लग सकता है कि सर हम तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, 3p/ρ वाला, बट बच्चों यहाँ पे प्रेशर के बारे में कंडीशन नहीं दिया है ना, इसीलिए हमने टेम्परेचर वाले फॉर्मूले से करा है। ठीक है, अगर वो बोल देता है सेम प्रेशर पे, तब फिर बात अलग होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बच्चों यहाँ पे अजर्सन रीजन या फिर बोले थियोरेटिकल, अभी तो थियोरेटिकल है। ठीक है, तो आपके बच्चों मैं बता दूं कि एनसीईआरटी से थियरी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अभी आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। 5 से 6 क्वेश्चन आपके केवल थियोरेटिकल, मतलब ऐसे स्टेटमेंट वाले, ठीक है, आएंगे ही आएंगे, तो आपके बच्चों 20 से 25 मार्क्स यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, कम से कम मैं बता रहा। चलिए पढ़ते हैं, गिवन आर स्टेटमेंट फॉर सर्टेन थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। ओके, यहाँ पे कई स्टेटमेंट दिए हैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, देखते हैं क्या क्या सही है क्या क्या गलत है ना। पहला कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड मास आर एक्सटेंसिव वेरिएबल। हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल दो तरीके का। ठीक है, एक होता है इंटेंसिव वेरिएबल, मतलब वो सभी क्वांटिटीज, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो कि सिस्टम के मास, वॉल्यूम इन पे डिपेंड नहीं करते, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट, है ना, ऐसे याद रखना आपको, नहीं डिपेंड करते मास या वॉल्यूम या साइज पे, तो वो इंटेंसिव वेरिएबल, और डिपेंड करते हैं तो एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो आप तो बताओ बच्चों, मास और वॉल्यूम तो डायरेक्टली आ रहा है, तो मास और वॉल्यूम बढ़ाओगे घटाओगे तो अगर क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो एक्सटेंसिव है, और नहीं चेंज हो रहा तो वो इंटेंसिव, तो ये तो सही है। हम देख लेते हैं इंटरनल एनर्जी। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि अगर थोड़े से मॉलिक्यूल होंगे तो उनकी थोड़ी इंटरनल एनर्जी होगी, हम उसका साइज बढ़ा दे या ज्यादा हम ले ले तो मास ज्यादा हो जाएगा या वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, सिस्टम का बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये भी एक्सटेंसिव वेरिएबल ही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो बच्चों पूरे गैस में कोई एक सिस्टम है ना, गैसेस सिस्टम है, उसमें जहां पे डेंसिटी आप किसी एक पार्टिकल का लो चाहे दूसरे पार्टिकल का लो या फिर कहीं अलग अलग जगह पे लो, तो वो जो डेंसिटी है वो क्या होगा, सेम ही होगा। टेम्परेचर भी अगर आपका पूरे गैस का एक जगह पे है, आप फिर दूसरे जगह का देखोगे तो वो टेम्परेचर भी तो आपका क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा ना दोनों का। या फिर आप टेम्परेचर ऐड करते हो कि एक मॉलिक्यूल जो है, मान लेते हैं कोई एक गैस सिस्टम है ना, उसमें एक मॉलिक्यूल, सभी आपका जो पूरा गैस है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो जब आप एक मॉलिक्यूल के लिए देखोगे तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड लोगे, दो के लिए लोगे तो क्या उसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दोगे, नहीं ना, उसके लिए भी तो आप टेम्परेचर वही लोगे। ठीक है, चाहे 100 मॉलिक्यूल के लिए लोगे तो भी आप टेम्परेचर क्या लोगे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही लोगे। तो इसका मतलब टेम्परेचर आपका क्या है, मास या साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब सही है। इसी तरह डेंसिटी भी होता है, इसी तरह प्रेशर भी होता है। प्रेशर भी एक पार्टिकल के लिए जितना प्रेशर होगा पूरे गैस में, वो आपका सभी के लिए उतना ही होगा ना। ठीक है, तो ये आपका इंटेंसिव है। ओके, चलिए, तो आपका ए और बी तो सही है। फिर दूसरा कह रहा है वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इंटेंसिव। नहीं बच्चों, टेम्परेचर और डेंसिटी तो इंटेंसिव है बट वॉल्यूम एक्सटेंसिव, तो गलत हो गया ये। मास आपका फिर से एक्सटेंसिव है ना, तो ये आपका सही है, बट ये दोनों गलत हुए। कह रहा कि एक्सटेंसिव है, तो ये एक्सटेंसिव नहीं है ना। टेम्परेचर और सॉरी इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर नहीं है, बस मास और इंटरनल एनर्जी आपके एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो मिला जुला के फिर भी तो ये पूरा का स्टेटमेंट हम कंसीडर करेंगे तो गलत ही होगा। तो आपका सी और डी आपका क्या है, गलत है, ए और बी सही है। तो कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ओके आई थिंक ऑप्शन 4। चलिए
है ना, कितने लोगों ने अपने से ये कर लिया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते जाओ, है ना। आप बच्चों वीडियो को पॉज करके ना सॉल्व करो पहले, ठीक है, उसके बाद फिर आप सोल्यूशन देखो, है ना, ताकि आपको ये तो कॉन्फिडेंस आए ना कि हमसे भी बन रहा है, ठीक है। और वही सबसे ज्यादा जरूरी है, आप प्रैक्टिस हमारे साथ करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, नहीं बन रहा है तो फिर आप देखो कि कहां पे आप लैग कर रहे थे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि फॉर ए डायटोमिक गैस इफ y1 है ना, गामा 1 इज रेशियो ऑफ Cp बाई Cv, ये तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ाई था बचपन में ही, है ना, Cp बाई Cv, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो, है ना, ठीक है, याद है। कह रहा फॉर ए रिजिड मॉलिक्यूल, किसी एक रिजिड मॉलिक्यूल के लिए है, और y2 जो है ना, ये आपका क्या है, अनदर रिजिड मॉलिक्यूल बट ऑल्सो हैविंग वाइब्रेशनल मोड। तो अच्छा, तो आपका y1 में केवल क्या है, आपका वाइब्रेशनल नहीं है, तो मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है ना। बट गामा 2 जो दूसरा गैस है, उसके लिए हमको ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, ठीक है, दोनों है। और बच्चों अपने को पता है वाइब्रेशनल मोड में हमारा अगर एक मोड एक्टिव होता है तो उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं, एक काइनेटिक का, एक पोटेंशियल का, एक वाइब्रेशनल के अकॉर्डिंग मींस करस्पॉन्डिंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं बच्चों, और फिर उसके लिए गामा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितना होता है, 5 होता है, इसके लिए डायटोमिक के लिए वाइब्रेशनल एक्टिव नहीं है तब, बट वहीं पे वाइब्रेशनल एक्टिव हो जाता है तो कितना होता है आपका 3 + 2 प्लस इसमें 2 आ जाएगा, तो टोटल 7 हो जाएगा बच्चों, है ना। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहा हूं मैं, है ना, ये आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ठीक है। और अपने को पता है बच्चों कि जब हमारा गामा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1 + 2/f होता है ना। अगर जिसके लिए f का वैल्यू ज्यादा है उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगा, कम होगा, है ना। तो आप बताओ f की वैल्यू इसके लिए ज्यादा है तो गामा की वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है, याद रहेगा। तो आपका क्या होगा, गामा 1 जो है ज्यादा होगा, गामा 2 क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों 6 आपका, यहां पे फिर से थियोरेटिकल क्वेश्चन आपका आया है। 2 आपके कॉलम दिए हैं, है ना, आपको मैच कराने हैं, ठीक है। कह रहा है प्रेशर वेरीज इनवर्सली, प्रेशर वेरीज इनवर्सली विथ वॉल्यूम, है ना, ऑफ एन आइडियल गैस। फिर यहाँ पे प्रोसेसेस दे रखा है, तो आपका कौन से प्रोसेस में आपको बताना है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फिर ये P × V इक्वल, मींस आप क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है ना, ये क्या है, कांस्टेंट। तो PV कांस्टेंट किस में होता है, आइसोथर्मल में, टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। या फिर मैंने आपको बता रखा था बच्चों क्या, कि आपको जब ऐसा कभी मिले, है ना, तो आप तो फिर PV = nRT लिख लिया करो। अब आप देख रहे हो कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V कब होगा, जब ये राइट साइड वाला पूरा कांस्टेंट हो, और इसमें N और R तो कांस्टेंट रहता ही है गिवन गैस के लिए, ठीक है। टेम्परेचर ही चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दे तभी तो ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आएगा, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो, कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। तो पहला A का आपका थर्ड, A का थर्ड इसमें है और इसमें है, इसका मतलब ये ऑप्शन गया, सेकेंड और फोर्थ तो गया, बचा क्या, फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। फिर चलिए दूसरा देखते हैं, कह रहा है हीट एब्जॉर्ब गोज पार्टली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क। तो कौन से प्रोसेस में बच्चों जो हीट है वो एब्जॉर्ब होता है, तो वो कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम में जाता है और कुछ गैस के द्वारा वर्क डन करने में जाता है। कौन से, तो आपको पता है एडियाबैटिक, क्या एडियाबैटिक में तो हीट ना लिया जाता है ना दिया जाता है, और ये आपका थर्ड हो गया, है ना। तो इसका मतलब आपका सी का तो पहले से मैच होगा, तो सी का पहला तो यही हो गया, इसमें आपका चौथा दिया है, तो आपका तो आंसर तो आ चुका है, बट हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। फिर बचा क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन नहीं होता ना, W0 होता है, ठीक। तो ये कौन सा हो गया आपका,
डी का सेकंड से होगा। ओके, यही आ गया। फिर से हीट नाइदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज, किसमें, एडियाबैटिक में ही तो है ना। और यहाँ पे अपना ये जो बी वाला ऑप्शन है हमारा क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में बच्चों क्या होता है, जो गैस को हम हीट देते हैं तो कुछ गैस वर्क डन करता है और कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम में लेता है। ठीक है, याद आ रहा है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये आपका आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों आपको एक पीवी डायग्राम दिया है और पूछ रहा है कि वर्क डन बताइए। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एरिया अंडर द पीवी कर्व गिव्स द वर्क डन इन अ प्रोसेस। आपसे पूछा है वर्क डन इन ए बी सी डी। ठीक है, तो हम पहले ए से बी तक जाएं तो वर्क देखें, फिर बी से सी तक जाएं तो वर्क देखें, और फिर सी से डी जाएं। बच्चों यहां से यहां आपका प्रेशर कांस्टेंट है, सी से डी में भी प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें आपका क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये वाला WBC तो आपका क्या हो गया, WBC तो 0 हो गया, बी से सी में वर्क डन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। W हम क्या निकाल ले, ए से बी, तो W ए से बी निकालते हैं, ए से बी है ना। तो प्रेशर आपका कितना है बच्चों, है ना, यही तो होता है ना, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी तो होता है, याद कीजिए, यही तो आपका P इंटू डेल्टा वी ही तो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है। तो P तो आपका हो गया P नॉट, और डेल्टा वी कितना चेंज हुआ, 2V नॉट से 3V नॉट हुआ है, तो चेंज कितने का हुआ, केवल V नॉट का। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं C से D में, W C से D, तो प्रेशर कितना है 2P नॉट, और वॉल्यूम का चेंज कितना हो रहा है, पहले बच्चों था ये 3V नॉट, अब ये 2V नॉट हो गया, तो चेंज कितने का आया बताइए, नहीं V नॉट हो गया, 3V नॉट से V नॉट पे आ गया, तो चेंज कितने का आया, V नॉट माइनस 3V नॉट, तो माइनस का 2V नॉट। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, माइनस का 4P नॉट V नॉट। अब हमको टोटल वर्क चाहिए, है ना, और हमने निकाला था WBC तो आपका 0 था ही। ठीक है, टोटल वर्क देखेंगे तो ये आपका प्लस हो गया, केवल आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 3P नॉट V नॉट, आंसर थर्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप देखो बच्चों, इसीलिए मैं बोल रहा ना कि ये नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, नीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है कि जेई का है क्वेश्चन तो अरे सर बहुत मुश्किल होगा, कुछ क्वेश्चन बस 2-4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में अच्छे हैं, हर एक चैप्टर में, है ना, नहीं तो आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके केवल इजी और मॉडरेट लेवल के ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एन आइडियल गैस goes from initial state to final state during the process, the pressure of gas increases linearly with temperature, मतलब कि P is directly proportional to T है ना, उसमें भी बढ़ा रहे हैं तो ये आपका बढ़ रहा है ना। ओके, कह रहा कि यहां पे फिर आपके इस स्टेट, इस इक्वेशन ऑफ स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपको ये सभी स्टेटमेंट दे रखा है और पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो आप बताओ बच्चों, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो मैंने बोला था आपको, फिर से लिखो PV इक्वल NRT, है ना, जिसकी बात की है P का और T का, इसके अलावा जिनका बात नहीं किया है यहाँ पे, इसका मतलब वो सभी कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे N और R तो गिवन गैस के लिए कांस्टेंट ही होता है, R तो सबके लिए कांस्टेंट होता है, N आपका गिवन गैस के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, बचा क्या आपका बच्चों, वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी ये कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट को हम कौन सा नाम देते हैं, क्या प्रोसेस का नाम है, याद कीजिए, आइसोकोरिक। गुड, है ना, अभी हमने देखा, और आइसोकोरिक प्रोसेस है तो देखो यहाँ पे थर्ड आपका सही है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में बच्चों वर्क डन नहीं होता, वर्क डन 0 होता है। ठीक है, तो कहीं पे दे रखा है क्या, द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 0, मतलब ए भी सही है। कह रहा हीट एब्जॉर्ब टू गैस इज डिफरेंट फ्रॉम द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, उससे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे आपका आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ Q, क्योंकि बच्चों Q आपका क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, फिर du आपका स्टेट फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी, इसलिए D एग्जैक्ट डिफरेंस है, फिर आपका डेल W
ठीक है, क्योंकि वर्क भी आपका पाथ फंक्शन होता है। तो यहां से अगर आपका बच्चों वर्क डन जीरो नहीं हो रहा, मींस जीरो हो रहा है, सॉरी वर्क डन जीरो है ना, वर्क डन जीरो है, तो फिर आपका डायरेक्टली आप क्या देख रहे हो, जो हीट गिवन होगा वो केवल और केवल क्या होगा, इंटरनल एनर्जी को ही इंक्रीज करेगा। तो फिर इंटरनल एनर्जी और हीट गिवन टू द सिस्टम वो डायरेक्टली क्या होंगे, बराबर होंगे ना। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये कह रहा कि डिफरेंट है, नहीं से सही है ये, ठीक है। फिर कह रहा वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज, नहीं बच्चों अभी तो हमने पढ़ा ना कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। कह रहा इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज इंक्रीज। ओके, हम जब हीट, देखो टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब हीट दिया गया होगा, है ना, ठीक है। और ऐसे भी आप देख सकते हो कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, तो जब आपका इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, ये तो सही है ना, ठीक है। तो मतलब एडीई कहां दिख रहा है, डायरेक्ट दिख गया, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। चलिए ओके नेक्स्ट, यहाँ पे एक फिर से आपको पीवी डायग्राम दे रखा है बच्चों, और फिर से आपको क्या पूछा है, वर्क डन ही पूछा होगा, है ना, नहीं, करा द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम। आपका हीट एक्सचेंज पूछा है इन अ गिवन साइक्लिक प्रोसेस। ओके सर, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ हो, जिस पीवीटी से स्टार्ट हो, उसी पीवीटी को फिर से वो गेन कर ले, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ सर ना क्या, कि आपका जो है इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, सेम इनिशियल स्टेट पे आ गया, तो चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो। तो फिर से एफएलओटी से आपका क्या आया, डी क्यू इस बार क्या हो जाएगा, सीधे सीधे डेल डब्ल्यू के बराबर। क्यों, क्योंकि सर डेल यू तो क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस में जीरो। इसका मतलब हम वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस निकाल दे, वही अपना क्या हो जाएगा, हीट गिवन टू द सिस्टम, है ना, या फिर हीट एक्सचेंज, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि दिया गया कि लिया गया। दिया गया मतलब बच्चों जब हीट दिया जाता है सिस्टम को तो पॉजिटिव, हीट सिस्टम से निकालते हैं तो वो नेगेटिव। चले, तो वर्क डन हमारा साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, क्लॉकवाइज सेंस में होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है तो वर्क डन नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बच्चों ग्राफ में आपका ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इसका मतलब वर्क आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। चले कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे हमको क्या देखना होगा, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए एरिया, और इस बार जो हमारा प्रोसेस हुआ है वो बस आधा सर्कल में ही है, तो मतलब सर्कल के रेडियस का, सॉरी सर्कल के एरिया का आधा आपको निकालना है, ठीक है। तो हम वर्क डन लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, एरिया का आधा, है ना, ठीक है। एरिया हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1/2 पाई इंटू आर स्क्वायर, बट इस बार बच्चों यहां वाला रेडियस एक अलग होगा, यहां वाला रेडियस एक अलग होगा, ठीक है। तो आपको अलग अलग दोनों रेडियस लेना होगा। हम एक चलो ये वाला रेडियस ले लेते हैं, और एक ये वाला रेडियस ले लेते हैं, मतलब एक वॉल्यूम एक्सिस पे लेना होता है, एक प्रेशर एक्सिस पे। तो वॉल्यूम एक्सिस पे आप देखो बच्चों यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 400 है, तो इसका आधा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 300। तो चेंज कितने का हुआ है, 300 से 400, तो क्या आएगा, केवल और केवल 100 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे, तो उसको मीटर क्यूब में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁶ हो गया। इसके बाद इसी तरीके से ये वाला भी देखो, ये अगेन 300 ही होगा, तो फिर से कितना लेंथ ये बना, 100 का ही बना, और 100 यहाँ पे क्या है यूनिट, किलो पास्कल, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे देखें 3 0 ये, 2 0 ये, 5 एक और, ये पूरा का पूरा टर्म गया, ये एक दूसरे को मार के शहीद हो जाएंगे, ठीक। बचा क्या, केवल ये 5 पाई, है ना। अगर आपको पेन का कलर नहीं विजुअल होगा तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, है ना, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंग ही कलर चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, 5 पाई। 5 पाई क्या है बच्चों, यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से स्टेटमेंट वाला, बच्चों स्टेटमेंट भर भर के पूछा गया है, तो आपको अपना रीडिंग स्किल डेवलप करना होगा, है ना, याद रहेगा ये बात, अच्छे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। चले, यहां पे फिर से आपका आ गया, दो स्टेटमेंट है, कह रहा कि इन एन
insulated container, a gas is adiabatically shrunk to the half of its initial volume, the temperature of gas decreases. Okay, एडियाबेटिकली पहले तो आपका इंसुलेटेड होना ही चाहिए क्योंकि हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता है ना एडियाबेटिक प्रोसेस में, और सडनली आ गया या फिर यहाँ पे तो एडियाबेटिकली बोल ही दिया है। ठीक है, चलिए ये तो सही है। हम देखते हैं कि हमारा वॉल्यूम को क्या किया गया है, हाफ किया गया है, वॉल्यूम को डिक्रीज किया गया है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में। सही बोल रहा है क्या ये? पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए देखते हैं। PV टू द पावर गामा जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट सर, इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में। बट सर यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात किया है, तो सर P को भगाओ, जो नहीं चाहिए फालतू चीजों को अपने साथ नहीं रखना होता है ना, जीवन का गान यही है। ठीक है, तो हम क्या करें, PV इक्वल nRT के पास जाएं तो कुछ तो मिलेगा, हमें मिलेगा सर, क्या मिलेगा, P बराबर हमको मिल जाएगा nRT बाई V। फिर T को वहां से रिप्लेस करो तो हमारा जो यहाँ पे फिर इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो हमको P को भगाना है तो P की जगह क्या लिखेंगे, nRT अपॉन में V, और ये V टू द पावर गामा पहले से था इक्वल कांस्टेंट। चलिए NR को भी कांस्टेंट के तरफ भगा दीजिए, बचा क्या आपका, यहाँ पे आपका इक्वेशन बच गया T इंटू में V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से हम देखें बच्चों, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गामा माइनस 1, और आपको याद हो बच्चों कि गामा क्या होता है, हमेशा एक से बड़ा ही आता है ना, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है गामा जो होता है 1 प्लस 2 बाई एफ, है ना। अब ये एफ तो निगेटिव होगा नहीं, तो निगेटिव नहीं होगा तो एक से बड़ी ही आएगी वैल्यू। ठीक है, चलिए, है ना, तो यहां से आप देख रहे हो कि ये एक से बड़ी आएगी, जब एक से बड़ी आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम घटाएंगे हम, तो ये वैल्यू तो आपका क्या है, घटाएंगे, तो डिनोमिनेटर में कोई घटेगा तो फिर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना बच्चों। ठीक है, बट इसने तो क्या कह दिया, वॉल्यूम को घटाएंगे तो वो भी घटेगा, तो ये तो फिर झूठा इंसान है ना, इस कथन का हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज इरिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। कह रहा है कि फ्री एक्सपेंशन, तो याद कीजिए बच्चों, फ्री एक्सपेंशन में हमारा क्या था, इंसुलेटेड वेसल हुआ करता था, है ना, और उसको हम वैक्यूम के करस्पॉन्डिंग हम छोड़ देते थे गैस को एक्सपांड होने के लिए, तो वहां पे गैस ना तो एक्सपांड करती मींस वर्क करती थी क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो था, तो वर्क डन क्या आ जाएगा वहां पे जीरो, और हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं था सिस्टम और सराउंडिंग के साथ, तो वहां पे फिर आपका एडियाबेटिक प्रोसेस था। सही है, और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, वापस से गैस ऑटोमेटिकली वो श्रंक नहीं हो, आपका एक्सपांड हुआ है तो वो फिर श्रंक नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये ऑप्शन तो आपका सही है, मतलब स्टेटमेंट। ठीक है, तो ए आपका गलत है, अजर्शन गलत है, रीजन सही है। कौन सा है, ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारा 11th नंबर क्वेश्चन जो कि 29 जनवरी को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या है, यहाँ पे कह रहा है द वर्क डन इन एन एडियाबेटिक चेंज इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन ओनली, किन किन बातों पे डिपेंड करता है एडियाबेटिक केस में जो वर्क डन होता है। बच्चों इससे इजी क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। ठीक है, एनटीए वाला बोल रहा है कि आप आओ अपना नंबर लेकर जाओ फ्री का। ठीक है, चलिए वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एन आर T2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस गामा। दूसरा आप लिखते थे, क्या लिखते थे, इसी को आप क्या nRT2 को लिख लेते थे P2V2 माइनस, फिर इसको nRT1 को P1 V1 अपॉन में 1 माइनस गामा। यही दो फॉर्मूला आपने पढ़ा था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर के, तो ये क्या है बच्चों आपका चेंज इन टेम्परेचर ही तो है ना, और बाकी गैस पे तो डिपेंड करेगा ही, एन नंबर ऑफ मोल, और वो गामा आपका कौन सा है, ठीक है, गैस उसके नेचर पे। कह रहा इट्स वॉल्यूम, केवल वॉल्यूम पे थोड़ी बच्चों, वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट पे बोल सकते हो आप, केवल प्रेशर बोल रहा है। और कह रहा कि चेंज इन स्पेसिफिक हीट,
तो ये सभी तो गलत हो गए, ठीक। केवल चेंज इन टेम्परेचर, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में आते हैं तब फिर हमारा सही होता, ठीक है। ओके, चलिए फिर से यहाँ पे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर से एक असर्शन एक रीजन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा विथ इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस द वॉल्यूम फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंप्रेशन टू द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या ये सही कह रहा है क्या कि एडियाबैटिक के केस में जितना वॉल्यूम में चेंज होता है कंप्रेशन में, उससे ज्यादा चेंज होता है वॉल्यूम में किसमें, आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में। चलिए देख लेते हैं। ग्राफ याद है आपको, है ना, P और V का हमने पढ़ा था, है ना। कैसे था, एडियाबैटिक का जब हम एक्सपेंशन करते थे तो ज्यादा नीचे आता था और कंप्रेशन करते थे तो आइसोथर्मल ऊपर रहता था, आइसो और एडियाबैटिक, ठीक। वही हमारा क्या है, जब कंप्रेशन करते थे तो एडियाबैटिक और तेजी से जाता था और आइसोथर्मल आपका नीचे। तो इधर आपका क्या होता था, ये आइसो हो गया और ये एडियाबैटिक, ठीक है। चलिए हम एक स्टेट ले लेते हैं P1V1, ठीक है। हमको कंप्रेशन देखना है बच्चों, तो हम ये वाला स्टेट देखते हैं। P1V1 से हम किसी एक चले गए, है ना, तो उसके केस में आपका प्रेशर बढ़ेगा, है ना, कंप्रेशन हो जाएगा आपका। तो यहां से हमारा हम आइसोथर्मल पे देखें, है ना, आइसोथर्मल पे देखें। पहला तो हमारा P1 तो दोनों के लिए सेम ले लिया, ठीक है। हम ये वाला देखेंगे तो इसके लिए तो आपका आएगा P आइसोथर्मल, PI बोल दिया। फिर इसको फॉलो करते हुए जाए तो ये आपका क्या आ रहा है, P एडियाबैटिक, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेशर का वैल्यू। अब प्रेशर में चेंज हमने किया तो हम देखते हैं वॉल्यूम में चेंज किसमें ज्यादा हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये आपका आ गया V एडियाबैटिक और इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये V आइसोथर्मल। हमने स्टार्ट यहां से किया था, तो इसका मतलब एडियाबैटिक के केस में हमने इतने चेंज इन प्रेशर के लिए देखा, तो एडियाबैटिक में थोड़ा सा चेंज हुआ है और आइसोथर्मल में क्या है बच्चों, इतना का चेंज हुआ, यहां से यहां तक चेंज हुआ है ना। तो इसका मतलब आइसोथर्मल में वॉल्यूम में चेंज ज्यादा आया है। सेम चेंज इन प्रेशर के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। एडियाबैटिक में कम वॉल्यूम चेंज हो रहा है और आइसोथर्मल में ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये आपका असर्शन सही है, ठीक है। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। एक और तरीका है, हमने ये चीज तो बच्चों कंफर्म करा था कि एडियाबैटिक के केस में जो स्लोप होता है ना, वो ज्यादा होता है ना। हम बोलते थे कि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा स्टीपर होता है और आइसोथर्मल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम स्लोप देखें तो dP अपॉन dV हमारा एडियाबैटिक वाला ज्यादा था किससे, dP अपॉन dV आइसो के लिए, है ना, ठीक है। अब हमने सेम प्रेशर में चेंज किया है ना, बढ़ाया है प्रेशर। तो अब हमको ये क्वांटिटी ज्यादा चाहिए जबकि dP सेम है, तो न्यूमरेटर तो आपका सेम हो गया, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर कम होना चाहिए और इसका डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए। तब तो ये वैल्यू कम डिनोमिनेटर रहेगा तो फिर डिवाइड होके ये वैल्यू ज्यादा आएगा, और ज्यादा डिनोमिनेटर होगा तो डिवाइड होके ये वैल्यू कम आएगा, तब ये आपका रिलेशन सही होगा। तो इसका मतलब कि आपका dV आइसो का ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू dV एडियाबैटिक का, ये ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम आएगा, ठीक है। वही चीज हम वहां पे ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और अच्छी बात यह कि ये एनटीए ने इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको दो तरीके से आपको समझाया। आपको जो वाला तरीका अच्छे से समझ में आया होगा आप उसको फॉलो करना, ठीक है। ओके, अगर फिर भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सही है, असर्शन। फिर रीजन क्या दे रहा है, कह रहा है कि आइसोथर्मल का जो आपका स्टेट होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल कांस्टेंट और एडियाबैटिक का PV टू द पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। सही बात है ये।
और इसी को तो सॉल्व करके ये सभी रिलेशन आते हैं, ऐसा ग्राफ बनता है। क्यों? क्योंकि ये सभी रिलेशन है ना, इसके वजह से ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये आपका रीजन सही हुआ। तो इसका मतलब आपका ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इट मींस कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ये यहां पे है ना, आपका दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। बट एनटीए ने क्या बोला है, पहला गलत है और दूसरा सही है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन सही था। ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, बट आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। हाँ, एनटीए वाले भाई कुछ भी कर सकते हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बच्ची 23 जैन को आया था, है ना। क्या दे रखा है? फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है। आप तो मैं बता रहा बच्चों कि अगर आप फॉर्मूले बेस्ड अगर देखोगे या फिर बस थ्योरी पढ़ के जाओ ना, बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके अच्छे से जाओ, तो भी मतलब आपके 200 मार्क्स 300 में से लाने के लिए बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बस जितना पढ़ो उसको बहुत अच्छे से करके जाओ, बस, है ना। और सेलेक्ट करो एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो दिख रहा है कि थोड़ा सा फंस रहा है या फिर टाइम ज्यादा ले रहा है उसको स्किप करो, आप इजी वाले को खोजो ना। ऐसे अभी तक देखो ना, आपने कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल दिखा? आप बताओ, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए, कह रहा एन आइडियल गैस इनिशियली एट 0 डिग्री टेम्परेचर इज कंप्रेस सडनली टू 1/4। ओके, V से इसने कंप्रेस करके क्या कर दिया, V/4 कर दिया और सडनली किया, तो प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक, है ना, याद है। P V टू द पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। ओके, कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है बच्चों, ये चीट लिख गया है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया स्पेलिंग, कोई बात नहीं। एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ, CP/CV याद कीजिए। CP/CV क्या होता है, बताने की जरूरत है क्या? ये सब बेइज्जती नहीं होना चाहिए यार। अब मैं ये बताऊंगा तो आप लोग की भी बेइज्जती है, बता दे रहे हैं। चलिए, द चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, आपसे पूछा है कि टेम्परेचर का चेंज कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर नहीं। T1 से T2 हुआ तो चेंज कितने का हुआ? तो बच्चों हम T1 T2, हमको यहाँ पे T1 दे रखा है, ये अपना क्या है, T1, है ना। और ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, हमको केल्विन में लेना होता है। ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 273 केल्विन, ठीक है। T1 हम T2 निकाल लें, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, T2 - T1, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए, बट हमको तो ये वाला फॉर्मूला याद है, तो अभी तो बच्चों हमने निकाला था ना, P को भगाओ, P नहीं चाहिए तो nRT/V रखो, सॉल्व करके निकालोगे तो क्या आता है, T V टू द पावर गामा -1 इक्वल कांस्टेंट। और इसके हिसाब से हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, T1 V टू द पावर गामा 1 बराबर T2 V टू द पावर गामा -1, ठीक है। हमको T2 चाहिए तो इसको ले आओ डिवाइड में, तो T2 आपका जो हो जाएगा वो T1 टाइम्स V1/V2 इंटू में गामा -1। चलिए, T1 कितना आया है बच्चों अपना, 273 केल्विन। ओके, V1/V2, ये अपना V1 है, ये अपना V2 है, तो आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, V1/V2 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 4 आपका आ जाएगा। फिर गामा की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, 3/2, गामा -1, 3/2 -1 क्या आ जाएगा, 1/2। चलिए, तो 1/2, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2, तो ये क्या आ गया आपका बच्चों, इसका डबल, है ना, 273 का डबल आ गया आपका, ठीक है। तो 2 इंटू 273, ठीक है। और बच्चों 273 में आपका आ गया, उसमें से आपको 273 माइनस करना है, क्योंकि T2 आपका 2 इंटू 273 है और ये आपका केवल 273 है, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा T आपका कितना चेंज किया आपने, 273 के ही बराबर का चेंज किया। ओके, ये आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप था बच्चों, तो आपको फिल करना था 273। ओके, हाँ, अब देखिए एनटीए का एक और खतरनाक स्टेप, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि हम
हीट इंजन और फिर इसको एंट्रोपी को नहीं पूछेंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट क्वेश्चन वो लगातार पूछ रहा है। तो बच्चों आप सब पढ़ के जाओ, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी, बस आपको पढ़ना था कि एंट्रोपी आपने अगर पढ़ा है तो बहुत इजीली कर लोगे। क्या कह रहा है, वाटर ऑफ मास m ग्राम इज स्लोली हीटेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। ओके, आपके पास m मास ऑफ वाटर है, उसको आपने हीट करके T1 से T2 उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। ओके, चलिए, कह रहा कि चेंज इन एंट्रोपी, तो हमने पढ़ा होगा बच्चों एंट्रोपी का फॉर्मूला ds इक्वल dq अपॉन में t, और हमको अगर चेंज निकालना है तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है बच्चों dq क्या लिखोगे, कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट गिवन है ना, तो इसका मतलब आपको स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लिख लो। तो dq इक्वल आपने पढ़ा होगा m s dt, ठीक है। तो हम ये पुट कर ले, और हमारा ये इंटीग्रेट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, कितना एंट्रोपी में चेंज हुआ। यहां पे हम इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 तक, dq की वैल्यू m s dt अपॉन में t, ठीक है। बच्चों m आपका कांस्टेंट है, s कांस्टेंट है, और s की वैल्यू 1 जूल दे रखा है, 1 जूल पर केजी पर केल्विन, तो वो रख भी दे रहा मैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, m आ गया, और ये फिर इंटीग्रेट किसको करना है, 1 अपॉन टी का, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन ln t, है ना, ln t कंपनी है ना भाई, क्या आ गया। फिर एक बार अपने को T2 रखना है, एक बार T1, ठीक है। तो एक बार T2 रखोगे तो ln T2 माइनस ln T1, तो वो फिर आपका T2 बाई T1 लिख सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1। चलिए इसके बाद का कैलकुलेशन कर लेना, है ना, एक लाइन और लिखना है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। ओके, और ये वाले क्वेश्चन तो मैंने क्लास में बहुत बार कराया है बच्चों, याद कीजिए, ठीक है, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं मेरे, है ना, इससे रिलेटेड, ठीक है। ये क्या है, द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑफ मोनोएटॉमिक, है ना, ये मोनोएटॉमिक गैस है, इंक्रीज किया जा रहा है उसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड से एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि आइसोबैरिक प्रोसेस है। चलिए इतना क्लियर हुआ। टोटल हीट एडेड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज E1 एंड E2। ओके, क्या टोटल हीट एडेड, तो हीट एडेड हम मान ले रहे हैं dq, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी du, ठीक। हाँ, अभी वो हम एग्जैक्ट लिख नहीं रहे बच्चों, इसको हालांकि डेल q लिखना चाहिए, और इसको du, ठीक है, बट अभी हम दिक्कत नहीं लेते। ओके, ये दे रखा है क्या, E1 अपॉन E2, और आपको इसका रेशो निकालना है। तो याद कीजिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए आप क्या लिखते हो, dq n/cp dt, है ना, याद है, n मोल के लिए। फिर आपका ये तो हमेशा हमेशा के लिए क्या लिखा जाता है, n/cv dt, कट गया, n dt dt क्या आ गया, cp अपॉन cv। और बच्चों cp अपॉन cv कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या है, गामा। तो आपको मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू, सर गामा की वैल्यू नहीं पता है, अरे यार बेइज्जती मत कराओ, क्या होता है, यही तो होता है ना। और F आपका क्या होगा, मोनोटॉमिक के लिए 3, तो क्या आ जाएगा आपका 5/2, सॉरी 5/3, F की वैल्यू 3, तो ये 5/3 आ जाएगा। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे, E1 अपॉन E2 जो आया वो 5/3। बट सर ये ऑप्शन में तो पता नहीं क्या दे रखा है ना, कह रहा है कि x/9, और उसमें से भी आपको x की वैल्यू बताना है। ये x की वैल्यू निकालते निकालते जिंदगी बीत जा रहा है। ये 3 से इसको डिवाइड कर लो और ये मल्टीप्लाई कर लो, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 15। चलिए 15 आप यहाँ पे फिल कर दीजिए बिना किसी हिचक के, आंसर भी चेक कर ही लेते हैं, आ गया। ओके, फिर अगेन आपका एक अच्छा क्वेश्चन आया। हाँ, अच्छा क्वेश्चन इसलिए बच्चों क्योंकि ये आपका एनटीए के हिसाब से ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है ना, मतलब टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, है ना, उनका मर्जी है, ठीक। कह रहा अ कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन 2 टेम्परेचर इतना एंड इतना, ठीक है। अपने पास 2 टेम्परेचर है,
एक है आपका हाई टेम्परेचर 473 और लो टेम्परेचर 273 केल्विन। ओके, ठीक है ना। कह रहा है ए न्यू सिस्टम 2 इंजन E1 वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर 473 एंड 373। ओके, तो बीच में हमारा क्या आ गया, 373 भी आ गया, है ना। और इसके बीच में एक इंजन काम कर रहा है, वो क्या है, E1 है। चलिए सर, है ना। और जो है इसके 473 और 273 के बीच में जो इंजन काम कर रहा है वो E है, E, है ना। हाँ, और उसकी एफिशिएंसी आपका यहां पे दे रखा है ईटा 1-2, है ना। और इसकी एफिशिएंसी दे रखा है ईटा 1, ठीक। फिर एक और इंजन है, इसने ले रखा E2 जो कि 373 और 273 के बीच में काम कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो काम कर रहा है वो E2 है और उसका एफिशिएंसी ईटा 2 है, ठीक है। चलिए, तो आपको पूछ रहा है कि इन सभी में से कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है, कौन सा रिलेशन सही है। चलिए तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। पहले हम ईटा 1-2 की वैल्यू निकालेंगे, ईटा 1 की और ईटा 2 की। चलिए, ईटा 1-2 आपका क्या होता है बच्चों, हमने ईटा के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है 1 - T2 अपॉन में T1। तो पहला जो आपका इंजन E है बच्चों, वो किसके किसके बीच में काम कर रहा है, उसका T2 टेम्परेचर क्या है 273 और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है 473। तो ये आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 200 अपॉन में 473 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका ईटा 1 क्या आ जाएगा, ईटा 1 उसका फाइनल टेम्परेचर आपका क्या है 373 है ना, T2, और इनिशियल कितना है 473। तो ये फिर से सॉल्व होके कितना आ जाएगा 100 अपॉन में 473, ठीक है। फिर इसके बाद E2 आ जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, इसका हाईएस्ट टेम्परेचर आपका 373 है और लोएस्ट 273। तो ये 273 डिवाइडेड बाई 373, तो वो आपका क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 373, ठीक है। ये आ गया आपका बच्चों, है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, है ना, इसकी वैल्यूज फिर आप लिख लो, है ना, डेसिमल में, और फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो डेसिमल में वैल्यूज चलिए निकालिए, इसका जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। तो यहां पे आप सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 0.423 आ जाएगा, है ना। ये आपका क्या आ जाएगा 0.211, ठीक है। फिर 0.223, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखो इन सभी के हिसाब से, तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ना, ये वाला। तो यहां पे आपको पहले तो देख लो क्या उन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है, क्या ईटा 1 ईटा 2 को जोड़ने पे ये आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना। अब ईटा 1 ईटा 2 को जोड़ो तो वो आप देखोगे कि ज्यादा आ रहा होगा एज कंपेयर टू ईटा 1-2, है ना। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, आप देख लेना, है ना। इसके बस वैल्यूज आपको बच्चों कैलकुलेट करके देख लेना है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, a container of fixed volume consists a gas at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिक्स्ड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब dV इक्वल 0, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, टू डबल द प्रेशर ऑफ द गैस द टेम्परेचर ऑफ गैस शुड बी रेज्ड टू। तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा है PV इक्वल nRT में कुछ तो पढ़ा है सर। वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो ये तीनों टर्म कांस्टेंट, क्या हो गया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। अगर आपको क्या कह रहा है कि प्रेशर को डबल करना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर को भी डबल करना पड़ेगा। बस कंडीशन ये है कि टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, है ना, ठीक है। चलिए, क्या करना होगा आपका प्रेशर को डबल करने के लिए, है ना, P1 आप ले सकते हो, P1 अपॉन P2 क्या बोल सकते हो T1 अपॉन T2 बोल सकते हो। तो प्रेशर को आपको डबल करना है तो पहले आप P0 ले लो, तो दूसरा आपको क्या लेना पड़ेगा 2P0, ठीक है ना। और फिर आपका टेम्परेचर यहाँ पे T1 है ना, वो
कितना है 273, और T2 आपको क्या करना है, निकालना है। P नॉट कटा, T2 आप निकालोगे तो क्या आ गया आपका 2 टाइम्स T1। ओके, तो इसका आप केल्विन में बताओ कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ओके सर, तो ये कितना आ जाएगा, T2 आपका 600 केल्विन। बट आंसर आपको किसमें भरना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसमें से आप क्या करो, 273 माइनस कर लो, 273 माइनस करो तो ये क्या आ जाएगा 327, बोलो, है ना 327। तो यहां पे आपका क्या भरा जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा क्या है 29 जैन को आया है शिफ्ट 2 में। अगेन आपको ये बहुत भारी सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, कि पता नहीं क्या क्या पूछा है। बट बच्चों फिर से याद कीजिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको तो घबराना नहीं है, तो घबराइए मत, हिम्मत दिखा के एक बार पहले पढ़िए, फिर आपको लगेगा कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्या दे रखा है, अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल CV is 3R, है ना। तो पॉलीएटॉमिक CV क्या होता है बच्चों, F/2R। तो इसका यहां से ये मतलब है, हमको अगर F पूछा होता तो ये हम 6 बोल देते हैं, है ना। 3 ट्रांसलेशनल के, 3 रोटेशनल के, वाइब्रेशनल वाले तो अलग से काउंट किए जाते हैं, है ना। चलो, कह रहा है कि वेयर R इज द गैस कांस्टेंट, पता है, गोज फ्रॉम फेज स्पेस पॉइंट 1। फेज स्पेस पॉइंट मतलब बच्चों यही, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं कि x, y ना, उसी को यहाँ पे फेज स्पेस पॉइंट बोला जाता है। थोड़ा सा भारी वर्ड है बट आपको परेशान नहीं होना है ना। मतलब P और V की वैल्यू, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज स्पेस। ठीक है, चलिए उसके बाद पढ़िए। तो इसके बाद कह रहा है कि A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहा है, जहां पे आपको प्रेशर और वॉल्यूम दोनों A वाले पॉइंट पे भी पता है और B वाले पॉइंट पे भी पता है। ठीक है, फिर रहा नहीं गया उससे, फिर वो B से C भी जा रहा है, फिर से प्रेशर और वॉल्यूम आपको अगेन दे रखा है। ठीक है, और कह क्या रहा है, A से B एडियाबैटिक प्रोसेस है। ओके, A से B आपका क्या है बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस है। पेन का कलर चेंज कर ले। तो आइए A से B हम भी चलते हैं प्रोसेस के साथ। ये आपका क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है सर। चलिए, और कह रहा है B से C जो है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये आपका क्या है, आइसोथर्मल है। ठीक है, यहां तक मामला सही है। कह रहा है कि द नेट हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मोल। पर यूनिट मोल का मतलब बच्चों के नंबर ऑफ मोल हमको क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, यूज हुआ होगा, हमसे पूछा है हीट एब्जॉर्ब ना। आपको पता है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस है A से B, है ना। आपसे A से B अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट एब्जॉर्ब यहाँ पे क्या होगा, QAB तो 0। ठीक, मामला सही है यहां तक। हमसे क्या पूछा है, A से C पूछा है ना। तो हम A से B तो हमारा 0 हो गया। अब हम देख ले क्या B से C बस, तो QBC निकालना हमको। क्या निकालना बच्चों, QBC। और QBC हम देखे बच्चों तो यहां से क्या है, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में पता है हमको, तो हम इसको अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के टर्म में लिखे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, 0। इसका मतलब बस हम वर्क डन निकाल लें, है ना, आइसोथर्मल में, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, QBC मिल जाएगा। और आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला याद है, एकदम बहुत इजी सा फॉर्मूला है बच्चों, क्या, nRT V2 अपॉन V1, है ना। याद कीजिए, ये फॉर्मूला लिखा है ना। आपका प्रोसेस कहां से हो रहा है, B से C हो रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम एट C पहले लेना होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट B लेना होगा। ठीक है, और बाकी N आपको 1 लेना है, R आपको R के टर्म में ही है। T की वैल्यू आपका बच्चों कितने, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होगा 450 ना। ठीक है, 450। चलिए वैल्यूज रखते हैं, है ना। यही आप निकालोगे, इतना पार्ट तो DQ 0 हो गया और इसमें से भी DU 0 हो गया, तो मतलब बस आपका डायरेक्ट यही QBC ही किसके बराबर है, QA से C के बराबर है ना, याद है। तो बस हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो N की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा,
1 इंटू आर इंटू, तो टेम्परेचर 450 केल्विन, अच्छी बात केल्विन में ही था तो हमको चेंज नहीं करना पड़ा। हमको वॉल्यूम एट सी चाहिए और वॉल्यूम एट बी चाहिए। तो वॉल्यूम एट सी क्या है, 8 इंटू 10⁻⁻6 है ना, 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्या है, बी पे वॉल्यूम कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻6, तो 6 इंटू 10⁻⁻6, तो ये तो कट गए पावर्स और फिर वो भी आपका क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 450 आर इंटू में ln 4/3, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, बट इसको तो हम जानते हैं बच्चों, क्या इसको हम फर्दर लिख सकते हैं ना, ln 4 माइनस ln 3, लॉग की प्रॉपर्टी। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही, सेकेंड ऑप्शन है ना, याद रहेगा। चलिए, तो आपने बस देखा कि ये बस देखने में डरावना था, बट ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए, टोटल 18 क्वेश्चन आपके थे केटीजी और थर्मो के 25 में, है ना, जनवरी आइटम में, उसमें से 3 केटीजी के थे, बाकी 15 आपके थर्मोडायनेमिक्स के थे, ठीक है। उसको मैंने सभी को ज्यादा से ज्यादा डिटेल में कराने का कोशिश किया है बच्चों, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि ऐसे हम लोग और अदर चैप्टर के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे, ठीक है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बने रहोगे रेजोनेंस इंदौर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।